हेलो दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है कंट्रास्ट सेंटेंसेस आज की क्लास में कवर करने जा रहे हैं। आज का ये जो टॉपिक है कंट्रास्ट सेंटेंसेस, ये लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट का ही पार्ट है। टास्क 1 वैल्यू चार्ट्स में इन सेंटेंसेस का बहुत ही ज्यादा यूज होता है। तो ये कंट्रास्ट होता क्या है, कंपैरिजन और कंट्रास्ट में फर्क क्या है, कंट्रास्ट की कौन सी पर्टिकुलरली जो वोकैबुलरी है वो कौन सी है, कौन से सेंटेंस फॉर्मेशन कंट्रास्ट के लिए यूज किए जाते हैं, कौन सी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, कौन से टिप्स हैं ऐसे इंपॉर्टेंट जो कि कंट्रास्ट सेंटेंसेस लिखते हुए आपको ध्यान में रखने हैं, और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स अक्सर करते हैं। ये सब कुछ कवर करेंगे हम आज की इस क्लास में। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल क्लास है और बहुत यूजफुल क्लास है, खास करके टास्क 1 के लिए। डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर्स टास्क 2 में भी बहुत ज्यादा यूज होती हैं और ये टॉपिक टास्क 2 के लिए भी स्पेशल है। तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन कि कंट्रास्ट असल में होता क्या है और इसका कंपैरिजन से क्या फर्क है। सो कंपैरिजन वर्सेस कंट्रास्ट। सो नो द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट? देखिए, हमने जो पिछला लेसन किया था वो कंपैरिजन के ऊपर किया था। तो जिन स्टूडेंट्स ने वो लेसन नहीं देखा तो आप वहां पे जाके देख सकते हो कि असल में कंपैरिजन क्या है, उसकी स्ट्रक्चर, वोकैबुलरी, यूज, सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से बेसिक टू एडवांस हमने लास्ट लेसन में हमने किया है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो आज जो हम करेंगे वो कंट्रास्ट करेंगे। हमने बोला था कि जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन भी डिफरेंस होता है कि डिफरेंस देखना, डिफरेंस इन डाटा देखना। तो कंट्रास्ट क्या है? असल में कंट्रास्ट भी डिफरेंस देखना ही है। कंपैरिजन और कंट्रास्ट असल में दोनों की जो सेंस है वो सेम है, दोनों को तुलना करना। अभी हम इसमें तुलना किस चीज की करेंगे? हम तुलना करेंगे डाटा की। तो डाटा जो है, कौन सा डाटा, मतलब उसकी वैल्यूज में हम लोग कंपैरिजन करते हैं, कंट्रास्ट करते हैं। कंपैरिजन जो है ये असल में लेस डिफरेंस या फिर नो डिफरेंस जो है उसके लिए होता है। कहने का मतलब आप जनरली सेंस में ऐसे सोच सकते हो कि सिमिलैरिटीज जो है वो कंपैरिजन में होती हैं। तो सिमिलैरिटी क्या है? अगर डिफरेंस बहुत कम है या फिर डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस बहुत कम है तो हम उसको सिमिलैरिटी बोल देते हैं। अगर डिफरेंस नहीं है फिर तो डाटा सेम हो गया, फिर वो सिमिलैरिटी नहीं, फिर वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम हो गया। सो अगर डिफरेंस ज्यादा है तो हम उसको बोलते हैं कंट्रास्ट। सो कंट्रास्ट और कंपैरिजन में कोई सेंस वाइज ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तुलना करना है, डिफरेंस देखना है, डिफरेंसेस देखना होता है। तो अगर हम बात करें हमारी आइल्स के बारे में, अगर हम बात करें ग्रामेटिकली, अगर हम बात करें टास्क 1 को लेके, वैल्यू चार्ट्स को लेके, तो सिंपली आप ऐसे सोच सकते हो कि कंपैरिजन असल में जैसे कि हम एक ही सेंटेंस में एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स की डिग्रीज के साथ, सेकंड और थर्ड डिग्रीज के साथ, ईआर, ईएसटी, मोर, मोस्ट, लेस, लीस्ट के साथ, क्वांटिटीज, नंबर्स को जब हम कंपैरिजन करते हैं तो वो है कंपैरिजन। जब हम ईआर, ईएसटी, लेस, लीस्ट, मोर, मोस्ट के साथ एक ही सेंटेंस में करते हैं, अगर हम ग्रामेटिकली देखें तो। और जो कंट्रास्ट है इसमें दो अलग अलग सेंटेंसेस में कंट्रास्ट किया जाता है, डिफरेंस देखा जाता है। सो हर एक सेंटेंस में एक आइडिया, दूसरे सेंटेंस में दूसरा आइडिया, और इन दोनों आइडियाज को साथ साथ में रखा जाता है और हम उसमें से डिफरेंस देखते हैं, उसको हम कंट्रास्ट बोलते हैं। सो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, जो कंपैरिजन है, कंपैरिजन इज फ्यू डिफरेंसेस, इट शोज फ्यू डिफरेंसेस। असल में फ्यू डिफरेंसेस मीन सिमिलैरिटीज। आप बोल सकते हो कि कंपैरिजन असल में डाटा में सिमिलैरिटी शो करता है, और जो कंट्रास्ट है वो मोर डिफरेंसेस, वो ज्यादा डिफरेंसेस शो करता है। डिफरेंसेस दोनों ही शो करते हैं, कोई कम और कोई ज्यादा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो कंट्रास्ट के ऊपर है। तो पर्पस सिंपल, जो अभी हमने देखा, शो सिमिलैरिटीज, कंट्रास्ट जो है सिमिलैरिटीज शो करता है, और हाईलाइट डिफरेंसेस जो
जो कंपैरिजन है सिमिलैरिटी शो करता है और जो कंट्रास्ट है वो डिफरेंसेस को हाईलाइट करता है। तो अगर हम देखें कंपैरिजन की एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि लिखा हुआ बोथ प्रोडक्ट्स इंक्रीज इन प्राइस, दोनों ही प्रोडक्ट्स के प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है, बढ़े हैं। सो बोथ लिखा हुआ है यहाँ पे। बोथ जनरलाइज करने के लिए आपने पिछले लेसन में देखा होगा कि हम जब कंपैरिजन करते हैं तो बोथ हो गया, सिमिलर हो गया, इक्वल हो गया, ऐसे वर्ड्स हम यूज करते हैं जनरलाइज करने के लिए। सो इसमें डिफरेंसेस बहुत कम है, मतलब सिमिलैरिटी है, तो ये कंपैरिजन की एक एग्जांपल हो गई। और अब कंट्रास्ट की देखिए, प्रोडक्ट ए रोज वेयर एज प्रोडक्ट बी डिक्लाइंड, प्रोडक्ट ए बढ़ा जबकि जो प्रोडक्ट बी है वो कम हुआ, गिरा। तो यहां पे जो ये एक सेंटेंस ये है प्रोडक्ट ए रोज, और जो एक सेंटेंस ये है प्रोडक्ट बी डिक्लाइंड, और ये दो सेंटेंसेस के बीच में जो क्या लगा है, एक वर्ड लगाया वेयर एज, जिसको बोलते हैं जबकि। ठीक है, तो एक बढ़ा, प्रोडक्ट ए बढ़ा जबकि दूसरा गिरा, तो ये कंट्रास्ट है। कंट्रास्ट जो है, ठीक है, ये अपोजिंग डाटा, ठीक है, ट्रेंड्स, अपोजिट ट्रेंड्स ग्राफ्स में दिखाने के लिए, बार चार्ट्स में, पाई चार्ट्स में, जितने भी वैल्यू चार्ट्स हैं इसमें दिखाने के लिए बहुत ज्यादा यूज होता है। सो इसका जो स्पेसिफिक यूज है वो यही है कि हम जो है डाटा में क्या दिखाते हैं, अपोजिट ट्रेंड्स, एक दूसरे के उल्ट। ठीक है, एक बढ़ा तो एक गिरा, तो ऐसे ट्रेंड्स जो हैं वो हम ज्यादातर बहुत ज्यादा दिखाते हैं वैल्यू चार्ट्स के अंदर, और ये वाली जो स्ट्रक्चर है कंट्रास्ट की बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है जी, जैसे कि while the car sale rose in 2020, बाइक सेल ड्रॉप सिग्निफिकेंटली। ठीक है, कार की सेल्स बढ़ी 2020 में, जबकि जो बाइक की सेल्स है वो ड्रॉप हुई बहुत तेजी से। तो ये जो है जैसे कि एक एग्जांपल दी गई है वैल्यू चार्ट्स में से लेके, कि ऐसे हमें अब दो जो है सेंटेंसेस को एक साथ लिखते हैं और उनमें हम फर्क दिखाते हैं, कंट्रास्ट दिखाते हैं। सो अब हम करते हैं, समझ में आ गया होगा कंट्रास्ट क्या है, और अब हम करते हैं इनकी स्ट्रक्चर्स, द मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट जो हमने राइटिंग में देखना है, और ये बहुत ही आसान है। चलो फिर पहले तो हम लेते हैं एक सेंटेंस ले लिया, एक लैपटॉप सेल्स ग्रू स्टेडीली, लैपटॉप की सेल्स जो बढ़ी हैं धीरे धीरे। एक सेंटेंस लिया, टैबलेट सेल्स डिक्लाइंड आफ्टर 2017। सो दो सेंटेंस लिए, ये जो दोनों सेंटेंसेस हैं दोनों में एक एक आइडिया है, और इन दोनों की जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, आइडिया है, इन दोनों को हमने अभी अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट ट्रेंड हमने शो करना है। सो एक दूसरे के उल्ट है, तो हम यहां पे बढ़ा जबकि यहां पे डिक्लाइन हुआ, गिरा, तो एक दूसरे के ये उल्ट है। हम यहां पे कोई वर्ड लगाएंगे बीच में, ठीक है, जो कि इन दोनों का ट्रेंड को शो करेगा, कंट्रास्ट शो कर रहा है। तो कंट्रास्ट कैसे कैसे शो किया जाता है, नंबर एक, ट्रांजिशन से, ट्रांजिशन वर्ड से हम कंट्रास्ट शो करेंगे। ये ट्रांजिशन वर्ड होता क्या है, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, तो ये आपको अभी ध्यान से देखना है। देखिए, आप यहां पे लिख सकते हो हाउएवर, अभी कौन कौन से वर्ड हैं, जैसे कि हाउएवर, तो अभी इसमें आपने साथ साथ में पंक्चुएशन भी देखनी है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, खास करके कंट्रास्ट में, क्योंकि पंक्चुएशन मार्क कंट्रोल करती है कि ग्रामर की कौन सी स्ट्रक्चर लगेगी। तो जैसे कि मैं ट्रांजिशन की बात कर रहा हूं, ट्रांजिशन में आगे फुल स्टॉप और पीछे कोमा, और जो ट्रांजिशन वर्ड है आप वो वहां पे लगाएंगे। ट्रांजिशन वर्ड भी हो सकता है, फ्रेज भी हो सकता है, जैसे कि हाउएवर, नेवरदलेस, नॉनदलेस, आप लिख सकते हो इन कंपैरिजन,
इन और बाय कंट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, और ऑन द फ्लिप साइड, ये जो वर्ड्स लिखे हैं, ये सब के सब जो वर्ड्स हैं ये ट्रांजिशन वर्ड्स हैं और ये कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। आप क्या लिखोगे? लैपटॉप सेल्स ग्रू स्टेडीली, हाउएवर टैबलेट सेल्स डिक्लाइंड आफ्टर 2017। सो इनको भी लिखने के 3 तरीके हैं। आप जो ट्रांजिशन वर्ड्स हैं इनको ग्रामेटिकली 3 टाइप से लिख सकते हो। जैसे अभी ये जो सेंटेंस है हम इसको लिख देते हैं कि ये है S1V1 और ये जो सेंटेंस है ये है S2V2। सब्जेक्ट वर्ब, तो S1V1 और S2V2 जस्ट इनको डिनोट करने के लिए, समझने के लिए, तो इनको 3 तरीके से जो लिख सकते हैं आप उसको ध्यान दीजिए। ठीक है, S1V1 और इस साइड में है S2V2, तो बीच में हमने जो ट्रांजिशन लगाई है, ये जो ट्रांजिशन हमने लगाई है, यहां पे हमने क्या किया, यहां पे फुल स्टॉप लगाया और यहां पे लगाया कॉमा। ये तो हो गया फर्स्ट जो कि हमने यहां पे कवर किया। सेकंड तरीका कौन सा है? यहां पे आप लगाओगे सेमीकोलन। क्या लगाओगे? सेमीकोलन। और ट्रांजिशन वर्ड और फ्रेज जो भी है इनका फर्स्ट लेटर जो है वो हो जाएगा स्मॉल। सो ट्रांजिशन वर्ड और फ्रेज आप यहां पे लिखोगे और पीछे लगेगा कॉमा, और ये जो है ये हो गया सेकंड, S1V1 S2V2। तो ये यहां पे सेमीकोलन और इस साइड पे कॉमा, दिस इज द सेकंड वे। ओके, थर्ड वे इज यहां पे जहां पे सेमीकोलन लगाया है यहां पे आएगा कॉमा एंड कॉमा, मतलब एंड के आगे भी कॉमा, पीछे भी कॉमा। इसके बाद आप लिखोगे ट्रांजिशन वर्ड, फिर इसके बाद कॉमा। तो 3 कॉमे हैं, S1V1, यहां पे S2V2। सो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। सो इन 3 तरीके जो है, तीनों ही तरीके आपने एग्जाम में जब आप टास्क 1 लिख रहे होंगे तो आपने ये तीनों ही तरीके लिखने हैं। एक ट्रांजिशन आपने इसमें फुल स्टॉप कॉमा में लिखी है, सेकंड सेमीकोलन में लिखी है, थर्ड एंड के साथ लिखी है, आगे पीछे कॉमा लगा के। तो ये जो 3 तरीके हैं 1, 2 एंड 3, इसको आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिए। और ये जो है वर्ड्स जो है इनको भी आप ध्यान से रखिए। तो ये तो हो गया एक तरीका, ट्रांजिशन के साथ आप लिख सकते हो, वो ऐसे स्ट्रक्चर बनती है ग्रामर की। और इसके बाद आ गई दूसरी स्ट्रक्चर। दूसरी स्ट्रक्चर जो है वो है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, मतलब कि कंजंक्शंस के साथ हम देखेंगे कि किस तरीके से। अभी ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है क्योंकि कंजंक्शन आगे 2 तरह की है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। आपको इसको याद रखना है, रखिए नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट वर्ड्स जो हैं उनको याद जरूर रखना है। वो वर्ड्स कौन कौन से हैं? इस साइड में लगेगा कॉमा, इस साइड में लगेगा कॉमा, ठीक है। इस साइड में कुछ नहीं, ये 2 ही वर्ड्स हैं, एक है बट और एक है येट, बट एंड येट। तो ध्यान दीजिए इसके आगे लगेगा कोमा। ये कोमा, लैपटॉप सेल्स ग्रू स्टेडीली बट टैबलेट सेल्स डिक्लाइंड आफ्टर 2017। तो ये बट एंड येट, लेकिन ध्यान दीजिए इसके आगे लग रहा है कोमा, ठीक है जी। और इसको लिखने का बस यही एक तरीका है, दूसरा तरीका नहीं है। बट और येट, अगर मैं आपको फिर भी बता दूं कि ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी होती हैं मैं आपको ये बता देता हूं। जैसे वो है फैन बॉयज, आपने ये फैन बॉयज आपने पढ़ा होगा अपने स्कूल्स में। तो यहां पे एफ का मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, एन फॉर नॉर, बी फॉर बट, ओ फॉर और, वाई फॉर येट एंड एस फॉर सो। तो इनका ग्रुप है, इनको याद करने का तरीका है फैन बॉयज। तो ये वाली जो एब्रीवेशन आप याद रखिए, लेकिन इनके जो
सभी के जितनी भी यहाँ पे आपको प्रेपोजिशंस सॉरी कंजंक्शंस दिख रही हैं, ये सब की सब जो हैं कंट्रास्ट के लिए यूज नहीं होती। इनमें से सिर्फ दो ही हैं, एक तो रही ये बट और एक यही येट। इन दोनों के बारे में हम सिर्फ बात करें। ये है बट एंड येट, इनके आगे कॉमा लगता है। और जो बाकी की जो भी है वो उनका रोल अलग है, लेकिन लिखते साइन इन सबके आगे दो सेंटेंसेस अगर हों तो इनके आगे भी कॉमा लगता है। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस में दो ही वर्ड्स हैं, एक है बट और एक है येट। आपको समझ में आ गया होगा, और आगे लगना है कॉमा। इसके बाद हम देखते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सी हैं, इनको कैसे लिखा जाता है अभी देखते हैं। हमारे पास वही सेम S1 V1 S2 V2 दोनों सेंटेंस वही हैं। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन कौन सी हैं? पहली बात तो यहां पे ये जो लगा हुआ है नहीं लगेगा, कहने का मतलब फुल स्टॉप नहीं लगाना, यहां पे फुल स्टॉप नहीं लगेगा। और कौन कौन सी हैं? while, whereas, though, although, even though, ये जितनी भी हैं, while, whereas, while हम wills भी लिख देते हैं, ये जो जितनी भी लिखी हुई हैं ये सारी की सारी हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और इनके आगे और पीछे कुछ भी नहीं लगता, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं, कोई सेमीकोलन नहीं। तो इस असल में ये जो है फॉर्मली इनके आगे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन टास्क 1 में अगर आप इसके आगे कॉमा लगा देते हो, अगर आप लगा देते हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। कहने का मतलब जो हमने पहले देखा था बट और येट के आगे कॉमा हटा नहीं सकते, वो 110% वहां पे लगेगा ही लगेगा। लेकिन इस केस में अगर आप आगे इनके while, whereas, although में सबऑर्डिनेट कंजंक्शन में अगर आगे कॉमा लगाया जाता है तो भी कोई बहुत बड़ी गलती नहीं है। टास्क 1 में आप देखेंगे कि आपको इस ये जो वर्ड्स हैं इनके आगे कॉमा लगा हुआ अक्सर मिलता है, अक्सर मिलता है, लेकिन फॉर्मल ग्रामर में इसके आगे कॉमा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये एक एक्सेप्टेबल थिंग है आइल्स के अंदर। तो सभी सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के में ये रूल नहीं लगता है। ठीक है जी, ओके। इसको लिखने का एक और भी तरीका है। ये जितने भी हमने वर्ड्स लिखे थे, ठीक है ना, वो सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, हमने जितने भी वर्ड्स लिखे थे, ठीक है, although, though, while, ये जितने भी वर्ड्स हमने सबऑर्डिनेट कंजंक्शन के थे वो सब के सब मैं यहां पे लिख रहा हूं। हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को आगे भी लिख सकते हैं, लेकिन कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को हम आगे नहीं लिख सकते थे। तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन को हम आगे लिख सकते हैं और पीछे जो है सेंटेंसेस जो दोनों हैं उनके अंदर कॉमा लगेगा। सो आपको ये चीज को ध्यान देना है। ऑल्दो पढ़ के देखते हैं। ऑल्दो लैपटॉप सेल्स ग्रू स्टेडीली, टैबलेट सेल्स डिक्लाइन आफ्टर 2017। अच्छा, ये जो S1 V1 S2 V2 है इनको रिवर्स भी किया जा सकता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है कि ऑल्दो टैबलेट सेल्स डिक्लाइन आफ्टर 2017, लैपटॉप सेल्स ग्रू स्टेडीली। सो ये कंटेक्स्ट के हिसाब से है कि आपने किसको रेफरेंस लेना है। अगर आप जो है रेफरेंस जो है लैपटॉप को ले रहे हैं, लैपटॉप सेल्स को ले रहे हैं तो इसको आगे लिखेंगे। अगर आप रेफरेंस टैबलेट सेल्स का ले रहे हैं तो आप उसको आगे लिखेंगे। तो ये कंटेक्स्ट के हिसाब से है। स्ट्रक्चर वाइज, ग्रामर वाइज ये दोनों ही ठीक हैं, चाहे आप इसको आगे लिखिए चाहे आप उस सेंटेंस को आगे लिखिए। और ये जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, दो, ऑल्दो, व्हाइल, whilst, even though,
इवन सो ये जितनी भी है ये आगे लग सकती हैं। और दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूं कि ऑल्दो दो वाइल के साथ सेंटेंस स्टार्ट किया जा सकता है, तो ये आपको देखने को मिलती है। तो हमने जो देखा अभी तक स्ट्रक्चर्स, हमने सब कुछ देख लिए। हमने देख लिया ट्रांजिशन, हमने देख लिए कंजंक्शंस, कंजंक्शन में सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, हमने देख ली कि पंक्चुएशन कैसे लगनी है। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि इसमें अभी एक और भी है जिसका स्टूडेंट्स ध्यान रखते ही नहीं है और स्टूडेंट्स इसमें गलती बहुत करते हैं। तो वो कौन सा है? वो ये है कि जब भी हम कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन और कंट्रास्ट, इस केस में कंट्रास्ट कर रहे हैं, तो इन दोनों ही साइड्स में, इन दोनों ही आइडियाज, इंफॉर्मेशन, डाटा में कोई ना कोई चीज, कोई ना कोई एक एक पार्ट ऑफ स्पीच सेम होनी चाहिए, कुछ रेफरेंस होना चाहिए। सेम रेफरेंस दोनों में कुछ चाहिए जिसके ऊपर आप डिफरेंस देख रहे हो। आपको समझ में, अगर मैं ग्रामेटिकली बताऊं तो जैसे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट सेंटेंसेस में होते हैं, जहां तो दोनों के सेंटेंसेस के सब्जेक्ट सेम होने चाहिए, जहां वर्ब, जहां ऑब्जेक्ट, जहां फिर कोई और पार्ट ऑफ स्पीच जैसे कि एडवर्ब और एडजेक्टिव्स, अक्सर इनमें ये सेम होने चाहिए, ताकि कोई एक रेफरेंस मिले, एक बेस मिले जिसके ऊपर आप डिफरेंस देख रहे हो, कंट्रास्ट देख रहे हो, तो ही उस सेंटेंस की जो एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन, एक प्रॉपर मीनिंग निकलता है। अदरवाइज क्या है कि सेंटेंस तो आपने लिख दिया लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं बनता, तो वो यूजलेस है। उसको आप जब जो सेंटेंस लिखा है, अगर सेंटेंस का मीनिंग नहीं बन रहा, मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा, तो वो सेंटेंस गलत हो गया। ठीक, मैंने समझाने का मतलब मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। जैसे कि अभी यहाँ पे 3 सेंटेंसेस आपके सामने हैं, बहुत ध्यान से देखिए। अभी तीनों ही सेंटेंसेस जो हैं वो हाउएवर के साथ कंट्रास्ट शो कर रहे हैं। इसके आगे सेमीकोलन लगा है और पीछे कॉमा लगा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रांजिशन को 3 तरीके से लिख सकते हैं, उसमें से एक ये भी है कि सेमीकोलन, आगे सेमीकोलन और पीछे कॉमा। ठीक है जी। सो दो जो पीसीज ऑफ डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो कौन कौन से हैं? एक है सेंटेंस, जापान कंज्यूम्स नियरली 70 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल, हाउएवर इट प्रोड्यूसेस नन। ये एक पहला सेंटेंस है। और जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि इन दोनों ही सेंटेंसेस में कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए, कुछ ना कुछ सेम रेफरेंस बेस होना चाहिए, तभी इसका मीनिंग बनेगा। मीनिंग तो बन रहा है, लेकिन ध्यान दीजिए यहां पे सब्जेक्ट सेम है। यहां पे ये देखिए सब्जेक्ट, और यहां पे इट, ये जो इट लगा है ये किसके लिए लगा है? इट जो है वो प्रनाउन है, ठीक है, लेकिन ये किसके लिए लगा है? ये इसके लिए लगा है। यहां पे इट का मतलब जापान ही है। सो जो सब्जेक्ट S2 है और यहां पे S1 है, ये दोनों सेम है, जबकि V1 एंड जो V2 है ये अलग अलग है। इस केस में तो ये जो है सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, ये सेंटेंस बिल्कुल ओके है। अभी आप नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, जापान कंज्यूम्स नियरली 17 मिलियन टन्स ऑफ ऑयल, वही सेंटेंस है। However, Italy consumes 69.8। जापान कंज्यूम कर रहा है 70, जबकि इटली कंज्यूम कर रहा है 69.8, उससे थोड़ा सा कम। तो आप समझ पा रहे हो, ठीक है, कि इसमें अभी ये सेंटेंस का मीनिंग निकल रहा है। यहां पे अगर आप देखोगे सब्जेक्ट तो अलग अलग है, ठीक है, S1 V1, अगर आप देखोगे जापान और इटली सब्जेक्ट तो अलग अलग है, लेकिन इसके वर्ब्स जो हैं वो सेम है, जो V1 और V2 सेम है। ठीक है जी। जापान कंज्यूम कितनी करता है, लेकिन जापान जो है वो कंज्यूम कितने मिलियन टन ऑफ ऑयल करता है, जबकि इटली कितने कंज्यूम करता है, कितने मिलियन ऑफ टन कंज्यूम करता है। तो मतलब निकल रहा है, ऊपर वाले सेंटेंस का भी मतलब निकल रहा है कि जापान कंज्यूम करता है 70 मिलियन, जबकि ये प्रोड्यूस करता है, मतलब जापान प्रोड्यूस करता है कोई भी नहीं। तो इसमें जो कंट्रास्ट है कंज्यूम्स और प्रोड्यूस में है, जबकि जो सेकंड सेंटेंस है इसमें जो कंट्रास्ट है वो जापान और इटली में है, जबकि वर्ब जो है वो सेम है, दोनों कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आप देखिए कि जापान कितना कर रहा है और इटली कितना कर रहा है, तो दोनों का मतलब निकल रहा है। अभी आप तीसरा देखिए, जापान कंज्यूम्स नियरली 70 मिलियन टन ऑफ ऑयल, हाउएवर साउथ कोरिया प्रोड्यूसेस नन।
कहने का मतलब इन दोनों सेंटेंसेस में अगर आप देखो, इन दोनों ही सेंटेंसेस में ना तो सब्जेक्ट और ना ही वर्ब, इन दोनों में कोई भी सेम नहीं है। इन्हें उसने बोला कि जापान कंज्यूम करता है 70 मिलियन टन ऑफ ऑयल, जबकि साउथ कोरिया प्रोड्यूस करता है कुछ भी नहीं। तो मतलब क्या हुआ, कहना क्या चाहते हो? ठीक है, मतलब जापान और साउथ कोरिया में कनेक्शन क्या है? तो वो जो सेम कनेक्शन है वो तो मिल ही नहीं रहा। जापान बना रहा है इतना, लेकिन साउथ कोरिया, जापान कंज्यूम कर रहा है 70, लेकिन साउथ कोरिया बनाता कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब ही नहीं निकल रहा। आपको लग रहा होगा कि आपने एक सेंटेंस बिल्कुल सही लिखा है। स्टूडेंट्स अक्सर क्या करते हैं कि ये जो बीच में जो वर्ड्स हैं, जिसको मैं ट्रांजिशंस बोल रहा हूँ, कंजंक्शंस बोल रहा हूँ, ये जो कनेक्टिंग वर्ड्स हैं, इन कनेक्टिंग वर्ड्स को जस्ट बिना सोचे समझे दो सेंटेंसेस के बीच में लगा देते हैं, बिना ये देखे कि इनमें से इसमें कोई चीज कॉमन है कि नहीं है। अगर कोई चीज कॉमन नहीं है तो उसका मीनिंग ही नहीं बनता। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको डाउट है तो मैं आपको जस्ट सिंपल सेंटेंस बना के यही कंसेप्ट समझाता हूं, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा इसको देखिए। अदरवाइज अभी मैं आगे आपको जस्ट कॉमन सिक्स सेंटेंस बनाते हैं, उसको देखिए। राम लिव्स इन दिल्ली, अभी आपको समझ में आएगा। राम लिव्स इन दिल्ली बट ही स्टडीज इन मुंबई। ठीक है, तो यहां पे राम की ही बात हो रही है। राम रहता है दिल्ली में, लेकिन वो स्टडी करता है, लेकिन वो पढ़ता है मुंबई में। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट दोनों सेम है, S1 V1 S2 V2। अगर आप देखोगे दोनों के सब्जेक्ट सेम है, राम और ही दोनों एक ही हैं। ही किसकी बात हो रही है? राम की ही हो रही है, इसकी जगह पे राम लगा दिया। तो राम, तो कंट्रास्ट किस में है? लिव्स में और स्टडीज में। राम पढ़ता कहां पे है और रहता कहां पे है? रहता है दिल्ली में और पढ़ता है मुंबई में। सो रहना और पढ़ना में डिफरेंस है, लेकिन एक बेस है, दोनों राम ही है, राम ही रहता है और राम ही पढ़ता है। तो आपको समझ में आएगा कि सेंटेंस क्या है। ठीक है, ये कहना क्या चाहता है, इंफॉर्मेशन क्या है, कंट्रास्ट किसमें हो रहा है। जैसे कि आप दूसरा देखिए, इसमें लिखा हुआ है राम लिव्स इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है, लेकिन श्याम लिव्स इन मुंबई, श्याम मुंबई में रहता है। अभी आप देखोगे इसमें S1 V1, दिस इज S2 V2। अभी आप खुद ही देखिए इसमें क्या डिफरेंस है। इसमें सेकंड सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग है, लेकिन वर्ब सेम है। इसमें रहते हैं, ये भी रहता है और ये भी रहता है, लेकिन राम कहां पे रहता है और शाम कहां पे रहता है। यहां पे डिफरेंस सब्जेक्ट में है, राम और शाम में, लेकिन दोनों काम एक ही कर रहे हैं, दोनों ही रहते हैं, isn't it? तो इसका मतलब भी समझ में आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन जो है वो वर्ब है, लिव्स, रहना, कुछ तो आधार है, बेस है। ठीक है, अभी हम तीसरा सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे लिखा है राम लिव्स इन दिल्ली, राम दिल्ली में रहता है, जबकि शाम जो है वो मुंबई में पढ़ता है। अभी इन दोनों में दिमाग बोलेगा है क्या, समझ में नहीं आया। बोलेगा जी देखिए, राम जो है वो दिल्ली में रहता है और शाम जो है वो मुंबई में पढ़ता है। आप बोलोगे हैं, तो माइंड को कुछ समझ में नहीं आएगा। इंफॉर्मेशन क्या है भाई, कहना क्या चाहते हो? तो माइंड को कुछ समझ में नहीं आ रहा, ब्लैंक हो गया। तो वो अभी क्या है, माइंड अलग अलग बातें सोचेगा, या राम और शाम में, जहां फिर दिल्ली और मुंबई में कुछ तो लिंक है, क्योंकि उसको लिंक मिल नहीं रहा। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस गलत है, isn't it? क्योंकि यहां पे अगर आप देखोगे S1 V1 और ये S2 V2, ना तो इसमें सब्जेक्ट सेम है, ना इसमें भी सेम है, ना इसमें और कुछ सेम है, ना इसमें दिल्ली और मुंबई सेम है, एडवर्ब सेम है, एडवर्ब ऑफ प्लेस सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। लेकिन हाँ, सेंटेंस की स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है। इसकी जो वोकैबुलरी, आपने जो वर्ड्स यूज किए हैं, स्पेलिंग है, वो भी बिल्कुल ठीक है। मतलब ग्रामर में, वोकैबुलरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन टीए में इसका क्योंकि सेंस नहीं बन रही, इसका मतलब नहीं बन रहा, टीए में और सीसी में इसके मार्क्स जाएंगे, isn't it? सो ध्यान यही रखना है कि जब भी आप कंट्रास्ट कर रहे हो, तो कंट्रास्ट करते हुए खास करके टास्क 1 में ध्यान दीजिए कि
इस इनमें से दोनों में से कोई ना कोई पार्ट ऑफ स्पीच, कोई ना कोई एक सेम रेफरेंस होना चाहिए। तो अभी तो आपको ये बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ठीक है जी, तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लें दोबारा सारा कुछ। ठीक है, अभी आप देखिए, एक ग्राफ ले लिया आपने, मान लो कोई ग्राफ है, एग्जांपल लिया हमने मान लो किसी ग्राफ की। ठीक है, कौन सी है? सेल्स ऑफ लैपटॉप एंड टैबलेट्स फ्रॉम 2015 टू 2020। मान लीजिए ये एक ग्राफ है। ठीक है, ऐसा ही एक ग्राफ कोई टास्क बनने आता है रियल टाइम। ओके, सो एक सेंटेंस लिखा हमने, कंट्रास्ट किया डाटा में। लैपटॉप सेल्स स्टेडीली ग्रू, धीरे से बढ़ी लैपटॉप की सेल, जबकि वेयर एज टैबलेट सेल्स डिक्लाइंड आफ्टर 2017। इजंट इट? तो क्लियर है, जहां पे हमने अभी इसको थोड़ा सा एनालाइज कीजिए। वेयर एज लगा हुआ है और इसके आगे क्या लगा हुआ है? कॉमा। क्योंकि ये जो वेयर एज है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। मैंने आपको बताया था कि ये कॉमा ले सकते हैं, जैसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बट और यट लेते हैं, वैसे व्हाइल, वेयर एज, दो, ऑल्दो, whilst, इवन सो, इवन दो, ये सभी आगे कॉमा लेंगे। और दूसरी चीज आप इसमें ये देखिए कि कॉमन क्या है। यहां पे लिखा लैपटॉप सेल्स स्टेडली ग्रू, वहां पे लिखा टैबलेट सेल्स डिक्लाइन। तो यहाँ पे सेल्स एंड सेल्स मतलब सेल्स ऑफ लैपटॉप, यहां पे लिखा हुआ है सेल्स ऑफ टैबलेट। लैपटॉप सेल्स, तो यहां दोनों पे सेल्स सेम है, तो हमें समझ में आ गया कि जो डिफरेंस है वो ग्रू और डिक्लाइन में है, वर्ब में है। इसमें वर्ब अलग अलग है, यहाँ पे V1 और V2 आप देख लीजिए। Isn't it? So हमने मतलब दोनों ही चीजें देख ली। ठीक है जी, ओके है। नेक्स्ट देखिए, इन कंट्रास्ट टू लैपटॉप्स, अभी आप देखिए कि इसने एक इन कंट्रास्ट टू करके लगाया। ठीक है, जबकि हमने जो देखा था ओनली इन कंट्रास्ट, मैंने आपको बताया ठीक है ना, कि आप जैसे कि ट्रांजिशन की तरह यूज कर सकते हो। अभी ये ट्रांजिशन नहीं है, इन्होंने इन कंट्रास्ट टू करके जो है, अब ये ट्रांजिशन नहीं है, ये दो सेंटेंसेस के बीच में नहीं है। Isn't it? So इस तरह से आप फ्रेज को बना के भी आप लिख सकते हो। ठीक है जी, सो यहां पे इन कंट्रास्ट टू लैपटॉप्स, टैबलेट्स सा डाउनवर्ड ट्रेंड्स। Isn't it? आप आगे देखिए, ऑल्दो लगाया। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं इनको हम आगे लगा सकते हैं। बिल्कुल, ऑल्दो tablets performed well early on, their popularity dropped। अभी कौन सी चीज इनमें सेम है? अभी देखिए, टैबलेट परफॉर्म्स, यहां पे टैबलेट्स और देयर, किसकी? टैबलेट की ही प्रोनाउन लगा है, पोसेसिव प्रोनाउन लगा है, मतलब ये है पॉपुलैरिटी ऑफ टैबलेट्स। पॉपुलैरिटी ऑफ टैबलेट्स ड्रॉप। सो टैबलेट एंड टैबलेट्स यहां पे सेम आपको बेस मिल रहा है। ठीक है जी, और दूसरे नंबर के ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो कि ऑल्दो जो है वो सामने की ओर लगा के रखा है। बिल्कुल स्टार्ट जो है ऑल्दो से किया है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से किया है, और ऐसे आप सेंटेंस को लिख सकते हो। अभी इंपॉर्टेंट टिप, यूज फ्रेजेस लाइक इन कंट्रास्ट टू, अनलाइक, एज अपोज टू। ठीक है, तो हम ऐसे वाले फ्रेजेस भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इन कंट्रास्ट टू लिखा, इसकी जगह पे आप लिख सकते हो अनलाइक। अनलाइक लैपटॉप्स आप लिख सकते हो एज अपोज टू लैपटॉप, टैबलेट्स का डाउनवर्ड ट्रेंड। आपने देखा, अभी आपको समझ में आ गया होगा, हमने देखी ट्रांजिशंस के हिसाब से, हमने देखा कंजंक्शंस के हिसाब से, सबऑर्डिनेट एंड कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस के हिसाब से, हमने कुछ फ्रेजेस के हिसाब से भी देखा कौन से फ्रेजेस हैं जिसको आप वहां पे लिख सकते हो, पंक्चुएशन किसका ध्यान रखना है, और इंपॉर्टेंट टिप कि भाई दोनों साइड में, दोनों ही आइडियाज में, इंफॉर्मेशन में कोई ना कोई बेस रेफरेंस सेम होना चाहिए। तो इन सब चीजों का ध्यान रख के, और ये कोई बहुत ज्यादा आपको मुश्किल भी नहीं है, तो इन सब चीजों का ध्यान अगर आप रखोगे और उसके बाद आप लिखोगे कंट्रास्ट में, आपके पास बहुत सारी वेरिएशंस हैं, आपके साथ बहुत सारी वोकैबुलरी हमने इस क्लास में डिस्कस की है, और ये पूरी की पूरी वोकैबुलरी, ये पूरे के पूरे सेंटेंसेस हम आगे यूज करने वाले हैं जब हम टास्क 1 को एक्चुअल में लिखेंगे। हम लोग बॉडी पैराग्राफ 1 लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 लिखेंगे। अभी आपको यहां तक ही हमारी क्लास है। कंट्रास्ट के बारे में हमने फुल फ्लेज पूरा का पूरा एरिया कवर किया।
इससे पहले वाली क्लास में हमने कंपैरिजन का किया। सो अभी आपको लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन एंड लैंग्वेज ऑफ कंट्रास्ट ये दोनों ही अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी, जो कि हमने पिछले लेसन 9 में कंपैरिजन और इस 10th लेसन में हमने किया कंट्रास्ट। और ये जो लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट है ये टास्क 1 में बहुत यूज होती है, टास्क 2 में भी इसका बहुत यूज है। ऑलरेडी इसका आप देखेंगे जब हम आगे इसको लिखेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर बहुत ही बेनिफिशियल लगा होगा। इसके जो भी इसमें लिखा गया उसके स्क्रीनशॉट्स लीजिए, उसके आप नोट्स बनाइए और अच्छी तरह से इसको आप लर्न कीजिए। आपको बहुत फायदा होने होगा, बहुत फायदा होने वाला है। तो इसी के साथ हम लोग खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि कैसे बॉडी पैराग्राफ 1 को लिखना है, बॉडी पैराग्राफ 2 को लिखना है। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।